हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने सेगमेंट से, रिवीजन से। 1 मिनट में हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे पिछले दिन की करंट अफेयर, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह दोस्तों 1 से 7 फरवरी के बीच में मनाया जाता है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं हाईकोर्ट की रितु बाहरी। और ऑनलाइन गेमिंग के एक स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। और अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने मानव डीएनए बैंक और वन्यजीव डीएनए बैंक स्थापित किया है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया है। इसके अलावा प्रसिद्ध तमिल अभिनेता विजय को, जिन्हें थलपति विजय के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये तमिलगा वेट्टी कजगम नाम की अपनी नई पार्टी बनाए हुए हैं। भारत के नए स्वास्थ्य सचिव बन गए हैं अपूर्व चंद्रा। और पीएम मोदी ने गोवा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी के बाद से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ये टॉप 9 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। और अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, क्विज भी आपको वहीं पर मिलेगी। तो आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लो। यहीं पर आपको हमारे पेड कोर्सेज, पेड ई बुक्स और बहुत सारे फ्री वीडियोज, स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे आपको। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहां पर शुरू हुआ? तो भारत रंग महोत्सव दोस्तों ये गुजरात में शुरू हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है, थिएटर में आयोजित होने वाला ये फेस्टिवल है। यहाँ पर देखिए भारत रंग महोत्सव 1 तारीख से शुरू हुआ है और 21 फरवरी तक चलेगा 2024 में। वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगमम, देखो अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, पहली बार मैंने भी पढ़ा तो अटपटा सा लगा। वंदे भारत होना चाहिए था या वंदे भारतम होना चाहिए था, लेकिन देखो वंदे भारंगम जो लिखा गया बहुत ही सोच कर लिखा गया है। भारंगम का मतलब भारत रंग महोत्सव है ना, भारत रंग महोत्सव, तो ये है वंदे भारंगम। तो फिलहाल ये इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम। और ये शुरुआत तो हुआ है गुजरात के कच्छ जिले से, लेकिन भारत के 15 शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुंबई, पुणे, भुज, विजयवाड़ा, जोधपुर वगैरह भी शामिल हैं। तो इसमें 150 से ज्यादा नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया थिएटर फेस्टिवल है। किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2024 में पुरस्कार जीता? तो देखो कल ग्रैमी अवार्ड्स की पुरस्कारों का वितरण समारोह हुआ और उसमें एक और इंडिया के लिए गुड न्यूज भी आई कि इंडिया के 2 संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, इन दोनों को सम्मानित किया गया है ग्रैमी अवार्ड से। तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जाकिर हुसैन है, ये शंकर महादेवन है, और इन दोनों को सम्मानित किया गया है। इन दोनों का जो फ्यूजन बैंड है शक्ति, इसने जीता हुआ है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड आपको बता दें ये संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, दुनिया का संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रहे। तो इन्होंने अभी अपना जो लेटेस्ट एल्बम जारी किया है दिस मूवमेंट, तो उसी के लिए इनको सम्मानित किया गया है, मतलब कि ये अवार्ड जीता हुआ है इन्होंने। तो 66वां संस्करण था ग्रैमी अवार्ड का, आयोजन इसका लॉस एंजल्स अमेरिका में हुआ। सॉन्ग ऑफ द ईयर आपसे बड़ा पूछा जाता है, सॉन्ग ऑफ द ईयर आप बताएंगे व्हाट वाज आई मेड फॉर। ये बारबी जो फिल्म आई थी ना, जो ओपेनहाइमर मूवी के साथ बारबी भी आई थी, रिलीज हुई थी उसी टाइम पर, तो उसी मूवी का ये सॉन्ग था। बिली इलिस ने इसे गाया हुआ है। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम जो है ये मिडनाइट्स को मिला हुआ है, टेलर स्विफ्ट का ये एल्बम है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम दिस मूवमेंट के लिए शक्ति नाम का जो फ्यूजन बैंड है, जो कि जाकिर हुसैन और महादेवन का है, शंकर महादेवन का, इन दोनों के लिए ये भारत में अवार्ड आया। ठीक है जी, याद रहेगा, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तो पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, मतलब कि नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कह सकते हो उसको, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला ऐसा है और अभी असम में इसका उद्घाटन किया गया है। असम में इसका उद्घाटन किया है। देखो असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सर्बानंद सोनोवाल, जो कि अब आयुष मंत्री हैं, आज के टाइम पर आयुष मंत्री हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि अब
वर्तमान में सीएम है। एक टाइम था ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध ही हुआ करते थे, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस में हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ पर देखो, एक तो केंद्रीय मंत्री हैं, देखो उनके पास दो मंत्रालय, ध्यान रखना, सर्बानंद सोनोवाल जो है ये जहाज रानी मंत्रालय भी हैं, जहाज रानी बंदरगाह मंत्रालय भी देखते हैं, और साथ ही साथ आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है ना। तो केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान नाम से यह स्थापित किया गया है डिब्रूगढ़, असम में। तो पूर्वोत्तर का ये पहला होगा। अच्छा, आयुष का फुल फॉर्म एक बार फिर से जान लो, जब जब आता है मैं आपको बताता हूं। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी चिकित्सा। तो इन सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां एक ही मंत्रालय के तहत आती हैं, और ये मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है जी। और असम के मुख्यमंत्री हैं ही डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा। असम के बारे में अगर जानना चाहो तो असम की राजधानी दिसपुर, असम आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको कल की भी वीडियो में बताया था, जैसे दक्षिण में कर्नाटक है, वो सभी दक्षिण के राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ऐसे पूर्वोत्तर में असम है, ये सभी अपना अपना बॉर्डर शेयर करता है असम से, जितने भी राज्य हैं पूर्वोत्तर में सभी। ऐसे ही इधर आप मिडिल में ले लो, या फिर कहें कि उत्तर मध्य में ले लो, उत्तर प्रदेश है, ये सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य दिमाग में आए समझ लो सबसे बॉर्डर शेयर होता है असम का। अल्टीमेटली यहीं से सब अलग हुए थे। नेशनल पार्क की संख्या यहाँ पर 7 है, और 7 के लिए मैंने आपको तुलसीदास की तरह एक दोहा बना करके बताया था। असम के डिब्रूगढ़ से काजी नाम के मानस आए, और राम नाम लेके औरंगजेब को दहिंग पटकाए। तो इस नाम से आप ये 7 के 7 नेशनल पार्क जो है वो याद कर लोगे। एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से लिख लेना इसको, और डिकोड करना अपने मन से। बिहू नृत्य जो है ये असम का प्रमुख नृत्य है। भोरताल भी बहुत ही प्रमुख यहाँ का नृत्य है। इसके अलावा 33 जिले हैं, 126 सीटें हैं विधानसभा में, 14 सीट यहां से आती है लोकसभा में, और 7 सीट आती है राज्यसभा में, ठीक है जी। हेमंत विश्व शर्मा सीएम और गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ के गवर्नर हैं। नए गवर्नर हैं तो इनका भी नाम याद रखना। अगला, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है लंदन। अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जो शहर हैं दुनिया भर के, उनमें लंदन का नाम है टॉप पर। दूसरे पर डबलिन है आयरलैंड का, और टोरंटो कनाडा का ये तीसरे पर है। बेंगलुरु भारत का 6ठे पोजीशन पर है, और पुणे 7वें पर है। यानी टॉप 10 में 2 अपने भारतीय भी शहर हैं। रिपोर्ट जारी करता है टॉम टॉम। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग शहरों के नाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हमेशा इसमें आपको ध्यान रखना है कि जारीकर्ता कौन है। कुछ लोग होते हैं वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, उनका पैमाना अलग अलग रहता है, उनके पैरामीटर्स अलग अलग रहते हैं जो सर्वे करते हैं। कुछ लोगों का होता है पैरामीटर अलग अलग रहता है, तो इसलिए उनका डाटा अलग आता है ना। तो इसलिए ये टॉम टॉम की जो जारी की गई है, इसमें लंदन दुनिया का सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, एक और अभी लिस्ट आई थी जिसमें बताया गया था दुनिया का सबसे सबसे रहने योग्य शहर, सबसे रहने योग्य शहर। तो जो सबसे रहने योग्य शहर है वो कौन बना था? वो बना था वियना। वियना आप जानते हो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये सबसे रहने योग्य शहर बना था, याद रखना। अगला, हाल ही में कहां पर एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2024 आयोजित हुआ? तो एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव दोस्तों छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर आपको नया नया नाम लग रहा होगा, लेकिन जो लोग 1-2 साल से करंट अफेयर लगातार पढ़ रहे हैं, तो पिछले साल मैंने आपको बताया था कि औरंगाबाद जो था ना, औरंगाबाद, भाई औरंगाबाद में ही तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हुआ करती थी। तो औरंगाबाद का ही नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर जो है, पिछली बार केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी इसको नाम बदलने की, तो पिछली बार ही नाम बदल दिया गया था। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको छत्रपति संभाजी नगर लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये फिलहाल आयोजित 2, 3 और 4 फरवरी को हुआ एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल। एक प्रकार का संगीत ये महोत्सव होता है, और इसमें देखिए बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं ये सभी लोग शिरकत किए। 2023 में जब आयोजित हुआ था, यानी पिछली बार, तब ये 7 वर्षों के बाद आयोजित हुआ था। पिछले 7 वर्षों से आयोजित नहीं हो रहा था, पिछली बार 7 वर्षों के बाद आयोजित हुआ था। हालांकि अब कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि पिछली बार हुआ और इस बार भी हो गया लगातार। तो ये देखो, मैंने ये लाइन लिखी भी हुई है, केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने की मंजूरी दी थी। दोनों ही कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के जिले हैं, महाराष्ट्र के, ठीक है ना। यहीं पर अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, जहां पर ये एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव आयोजित होता है। ओके, आगे, हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया?
तो दोस्तों सूचना और प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है संजय जाजू को। अभी कल मैंने आपको बताया था अपूर्व चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है स्वास्थ्य सचिव। जब ये स्वास्थ्य सचिव बने तो चूंकि ये पहले देख रहे थे ये विभाग यानी सूचना और प्रसारण के सचिव ये थे, तो इनका पद खाली हो गया, तो अब सूचना और प्रसारण का सचिव नियुक्त कर दिया गया है संजय जाजू को। ये बात ध्यान रखना, ये है संजय जाजू और ये अब होंगे नए सूचना और प्रसारण यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और तेलंगाना कैडर से ये हैं। तो अपूर्व चंद्रा की ये जगह लेंगे जो कि नए स्वास्थ्य सचिव बन चुके हैं। कल मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट का सचिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर का सचिव कौन है, वाइस प्रेसिडेंट का सचिव कौन है, रॉ का सचिव कौन है। आप मुझे आज कमेंट करके बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट के सचिव कौन है। कमेंट करके जरूर आंसर कीजिए। आरआरबी एएलपी का जो बैच है दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है 5 फरवरी से, और जितने लोग पुराने बैच लिए थे उनको धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है नए बैच में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको पैसे नहीं देना है, हाँ थोड़ा सा सब्र बना करके रखना है क्योंकि समय लग रहा है, काफी संख्या है पुराने बैच वालों की, तो धीरे धीरे करके आप भी ऐड हो जाएंगे। और जो लोग नए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो आरआरबी एएलपी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आपका पूरा कंप्लीट सभी सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा, ठीक है। और ई बुक के बारे में तो आपको बताया ही गया था कल। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें जो है एमजीटीए पर मिलेंगी, एसएससी कॉम्बो प्राइस भी आया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो। आगे, अमेरिका ने भारत को कितने प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन बेचने को मंजूरी दी। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूं क्योंकि ये डील ही काफी लंबे समय से चल रही है। जब पीएम मोदी जी जून 2023 में गए हुए थे, जून 2023 में अमेरिका में गए हुए थे, जब ये क्वेश्चन बना था ना कि अमेरिका की संसद जो है जिसे कहते हैं हम लोग कांग्रेस, तो अमेरिका की संसद में कांग्रेस में 2 बार जाकर के स्पीच देने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे मोदी जी। तो यहां पर उसी समय जब ये गए थे वहां पर दौरा किए थे, तो उसी समय एक डील हुई थी MQ-9B ड्रोन की। तो ये ड्रोन अमेरिका बेचने वाला था इंडिया को, और टोटल संख्या थी 31। ये संख्या याद रखना क्योंकि संख्या से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो 31 MQ-9B ड्रोन जो है अब जाकर के यूएस ने अप्रूव कर दिया है, और अब जो है फाइनल हो गई है डील, जल्द ही डिलीवरी शुरू हो जाएगी। लेकिन डिलीवरी इसकी 3 साल बाद यानी फरवरी 2027 से शुरू होगी, ठीक है। तो ये 3000 मिलियन या कहें लगभग $3 बिलियन का ये डील है। इसके तहत 31 में से 15 जो आएंगे ड्रोन वो भारतीय नौसेना यूज करेगी, 8 भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी यूज करेगी, और 8 भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स यूज करेगी। टोटल 31 ऐसे MQ-9B ड्रोन आ रहे हैं। इस सौदे में कुछ और भी डील हुई हैं, जैसे 170 AGM हेलफायर मिसाइलें, छोटे लेजर व्यास वाले बम, एम्बेडेड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, ये सभी भी आ रहे हैं, मतलब इनकी सबकी भी डील हुई है साथ ही में, ठीक है जी। अगला, हाल ही में उत्तरी आयरलैंड की प्रथम मंत्री बनने वाली पहली आयरिश नागरिक कौन बनी। ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। उत्तरी आयरलैंड की, नॉर्दर्न आयरलैंड की प्रथम मंत्री बनने वाली पहली आयरिश बन गई हैं दोस्तों, कौन? मिशेल ओनील। मिशेल ओनील आपको यहां पर दिख रही हैं। ये पहली आयरिश व्यक्ति हैं जो उत्तरी आयरलैंड की, अब आप कहोगे कि आयरिश व्यक्ति होने के बावजूद भी आयरलैंड की ही, मतलब आयरलैंड के जो नागरिक होते हैं वो आयरिश कहलाते हैं, जैसे इंडिया के हैं तो इंडियन कहलाएंगे, अमेरिका के हैं अमेरिकन, चाइना के हैं चाइनीज, ठीक है। तो ऐसे ही आयरलैंड की हैं तो इनको आयरिश कहा जा रहा है। तो ये भी तो क्वेश्चन बन रहा है कि उत्तरी आयरलैंड की पहली आयरिश नागरिक बनी है ये प्रथम मंत्री बनने वाली। अब कहानी समझो, देखो ये आयरिश व्यक्ति हैं यानी कि आयरलैंड की ये निवासी हैं, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में जो है ना इस पर कब्जा है यूके का। आप देखो यहां पर आपको वेल्स दिख रहा है, ये इंग्लैंड दिख रहा है, और ये है स्कॉटलैंड। जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलता है, यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड जब ऐसे मिला तो इतने वाले भाग को कहते हैं हम लोग ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। जब ग्रेट ब्रिटेन में ही जब हम नॉर्दर्न आयरलैंड वाला भी हिस्सा जोड़ देते हैं ना, तब ये कहलाता है यूके। ये दोनों मिल करके कहलाते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब इनका प्रधानमंत्री एक ही होता है जो है वर्तमान में ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक। लेकिन इन अलग अलग क्योंकि स्टेट्स हैं, इनको भी लीड करने के लिए कोई चाहिए होगा, मंत्री चाहिए होगा, तो इनके जो लीड करने वाले जो मेन लीडर होते हैं वो होते हैं प्रथम मंत्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रथम मंत्री।
ठीक है, तो यहाँ के प्रथम मंत्री, यहाँ के प्रथम मंत्री, यहाँ के प्रथम मंत्री और यहाँ के भी प्रथम मंत्री। अभी तक क्या होता था कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि यूके का हिस्सा है, तो यहाँ पर किसी आयरिश मूल के व्यक्ति को कभी भी प्रथम मंत्री का पद नहीं मिला था। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मिशेल ओ नील जो हैं ये आयरलैंड की ही निवासी हैं और इनको पहली बार प्रथम नियुक्त किया गया है। सोचो कब से ये देश है, कब से क्या चीजें चल रही है। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। दुनिया भर को ये लोग ज्ञान बांटते हैं और अपने देखो खुद क्या कर रहे थे। आज तक यहाँ किसी आयरलैंड का ही कब्जा करके उसी आयरलैंड में ही किसी आयरलैंड के नागरिक को प्रथम मंत्री नहीं नियुक्त किए थे। फिलहाल अब जाकर के यहाँ के एक मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि उत्तरी आयरलैंड के लिए महान दिन है, ये वो है वगैरह वगैरह। ये तो अपने दामाद जी यहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर ना होते ना तो हम लोग भी यहाँ पर इनको चढ़ करके जवाब देते। फिलहाल आप थोड़ा सा आप इंडिया के मैप के प्रोस्पेक्टिव से देखो कहाँ पर है ये। तो जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, तो यहाँ से दोस्तों अगर आप आओगे यूरोप कॉन्टिनेंट में ना, यूरोप कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये ब्रिटिश आइसल्स। इसी में ये जो है हिस्सा ये ब्रिटेन का है और जैसा कि मैंने आपको बताया देखो नॉर्दर्न आयरलैंड ये कटा हुआ है, ये है आपका क्या, इसको मिला लोगे तो ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसको शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शंकर स्मृति पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में पंडित ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी जी को। पंडित ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी जी दोस्तों एक मुख्य पुजारी हैं, कहाँ के? बद्रीनाथ धाम के। देवभूमि उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम, जिसे अक्सर भगवान विष्णु का सांसारिक निवास स्थान कहते हैं, वहां के ये मुख्य पुजारी हैं ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी जी। तो इनको शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कहाँ सम्मानित किया गया? इनको केरल में सम्मानित किया गया है, केरल के कोट्टायम जिले में 103वें मल्लियूर भागवत हंसा स्मरण समारोह में इनको सम्मानित किया गया, जो कि प्रतिवर्ष ऐसा सम्मान दिया जाता है किसी न किसी एक प्राप्तकर्ता को। तो इस बार इनको दिया गया है। अगला, हाल ही में एसजेएफआई और डीएसजेए द्वारा किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? स्पोर्ट्स जनरल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों पीटी ऊषा को। पीटी ऊषा जी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानी जाती हैं। वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ये अध्यक्ष भी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इनको अभी सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। किसके द्वारा? एसजेईएफआई और दिल्ली खेल पत्रकार संघ यानी कि डीएसजेई के द्वारा। तो भारतीय खेल पत्रकार संघ ने दिया है इनको। 4 फरवरी को सम्मानित की गई हैं। अब ये देखो विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर, मिल्खा सिंह, इन 4 व्यक्तियों के बाद ये सम्मानित होने वाली 5वें व्यक्ति हैं। ठीक है, जिनमें से मिल्खा सिंह जी को मरणोपरांत दिया गया था। पीटी ऊषा ये 4 बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और 7 बार सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। ओलंपिक में 1984 वाले ओलंपिक में एक बार चूक गई थी, मतलब बताया जाता है सेकंड के 100वें हिस्से से ये चुकी थी, नहीं तो इनका ब्रॉन्ज मेडल आ जाता। ओलंपिक में मेडल का सपना इनका टूट गया। ऐसे ही मिल्खा सिंह के साथ 1959 में हुआ था, ये भी चूक गए थे, मतलब ये लोग चौथे नंबर पर रह गए थे। लेकिन इन्होंने जो अचीवमेंट हासिल की थी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक रास्ता इन्होंने दिखाया था, जिसकी वजह से इंडिया में अब मेडल्स भी आने लगे हैं और अब और भी मेडल आएंगे आगे। फिलहाल ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखो मैं बार बार आपको रोज रोज ये क्यों कहता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, ना कि रटाना। तो जब समझ में आएगी आपको तभी आप लंबे समय तक उसको याद रख पाओगे चीजों को, रटने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए करंट अफेयर कोशिश किया करो समझने का, ठीक है ना, रटने की कोई मत कोशिश किया करो, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होने वाला है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम पर जाइए, एमजेटी एजुकेशन लिखकर सर्च कीजिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। व्हाट्सएप पर जाकर के आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वन लाइनर भेजा जाता है और जब भी मेरा कोई भी संदेश आपको देना होता है वो सबसे पहले यहीं पर मिलता है। इसके अलावा 2024 में कल मैंने पूछा था कि आयोजित हुए 37वें सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट कौन सा है, राज्य, तो वो है गुजरात। लाल कृष्ण आडवाणी जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पद्म पुरस्कार था? पद्म विभूषण, और अभी भारत रत्न से सम्मानित किए जा रहे हैं। 1 से 7 फरवरी तक मनाए गए विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह की शुरुआत कब से हुई है, ये आपको आज बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है?
दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, आप आंसर कर सकते हो। कल की वीडियो अगर देखे होगे तो जरूर आंसर कर ले जाओगे। कोशिश करना डिटेल में आंसर करने की। फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में। अच्छा हाँ, पुस्तक आ चुकी है, जिनको ऑर्डर करना है आपसे, आप वो ऑर्डर कर सकते हैं, स्टॉक में आ गई है, तो अब से आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।